आपको बताया, जिसमें नए क्वेश्चंस भी थे, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके पहले 3 चैप्टर तो पूरे कर लिए हैं, और आज से जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं हाफ ईयरली का रिवीजन। और सबसे पहले जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है सांख्यिकी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सांख्यिकी को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। जब भी हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करते हैं? सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में 5000 बच्चे हैं। अब 5000 बच्चों में, चलो बच्चे रहने दो, मान लो किसी बगीचे में, किसी बाग में 5000 पौधे लगाए। क्या लगाए? 5000 पौधे लगाए। और आपको बोला कि 5000 पौधों की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है, इनकी जो है वो लंबाई ज्ञात करो। अब आप तो लंबाई ज्ञात कर लोगे, पर आपने वो डेटा किसी और को दिखाना होगा, मुझे दिखाना होगा या किसी को भी दिखाना होगा, तो उसको कैसे दिखाएं? उसमें सांख्यिकी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बना देंगे कि 0 से 50 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई वाले कितने पौधे हैं। मान लो 5000 में से 2000 पौधे थे जो 0 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई के थे। फिर हम अगला वर्गीकरण करेंगे कि 50 से 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले कितने पौधे थे। तो मान लो वो 300 ही थे, तो 300 लिखेंगे। फिर मान लो मैंने कहा कि 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की लंबाई वाले पौधे कितने थे। मान लो वो 500 थे, तो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया। कहा अगर आप एक एक पौधे का वो करते तो आपको ऐसे लिखना पड़ता, पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते आपको 5000 तक पहले तो गिनती लिखनी पड़ती। फिर उसके बाद आप जो है वो औरों को देते, मतलब मुझे देते, फिर मुझे 5000 का पढ़ना पड़ता। तो कितना लंबा हो जाता है ना, और कितना मुश्किल हो जाता। तो इसी मुश्किल को हटाने के लिए हम सांख्यिकी का यूज करते हैं कि अब जो भी पौधे की लंबाई गिन रहा है उसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा? वर्ग बनाएगा। 0 से 50 सेंटीमीटर का एक वर्ग, 50 से 100 का दूसरा वर्ग, 100 से 150 का तीसरा वर्ग, और देखेगा कि कितने पेड़ पौधे हैं जो इतनी इतनी ऊंचाई के हैं। उसको यहाँ पे डाल देगा डेटा में, और मुझे भी बिल्कुल आसान भाषा में समझ आएगा कि अच्छा 5000 में से 2000 पौधे इतनी हाइट के बीच में थे, 300 पौधे इतनी हाइट के बीच में थे, 500 पौधे इतनी हाइट के बीच में थे। तो सांख्यिकी हमारे काम को थोड़ा आसान कर देती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सांख्यिकी यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं। क्लियर है सभी को? इतना बहुत सारा डेटा है, उसको बिल्कुल छोटा करने के लिए और बिल्कुल अच्छे से इसकी व्यवस्था करने के लिए हम क्या करते हैं? सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा, वो है वर्ग अंतराल। आपको पता होना चाहिए वर्ग अंतराल क्या होता है। तो सांख्यिकी में जब बहुत सारे आंकड़े होते हैं और उनको जब व्यवस्थित करना होता है, तो हम वर्ग अंतराल की मदद लेकर के, किसकी मदद लेकर के? वर्ग अंतराल की मदद लेकर के उनको वर्गीकृत करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 5000 पौधे थे, सबकी एक एक, अब लिस्ट तो मैं लिख नहीं सकती, तो किसका मैं यूज करूं? तो ये जो मैंने लिखे थे इनको कहते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है, इनको कहते हैं वर्ग अंतराल। तो ये है वर्ग अंतराल। तो आप भी अपनी कॉपी पे लिखो वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के बाद ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ग अंतराल के बाद सीधा लिखो, ये सीधा क्या लिखो? ये, ठीक है। सभी अपनी कॉपी पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, और उसके बाद लिखेंगे ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ये हमारे लिए क्या है? तो ये हमारे लिए वर्ग अंतराल है। लिख लिया सभी ने इतना? तो हैंड रेज कर दो जिसने जिसने भी इतना लिख लिया। वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से जो भी है, जिसने जिसने लिख दिया हैंड रेज कर दो। हर्षिता, भूमिका, अंजू, प्रीति, शबनम, हिमानी, लक्ष्मी, लिख लो फटाफट से। निधि, सुहानी, ओके। बाकी बच्चे भी लिखो, सभी लिखो अपनी अपनी कॉपी पे। लिखोगे नहीं तो इसको पढ़ने का फायदा नहीं है, ठीक है। सभी लिखो अपनी कॉपी पे। फिर जब बाद में कभी 14वां चैप्टर रिवाइज करोगे पेपर से एक रात पहले, तो फिर ये आपकी मदद करेंगे, ठीक है। चलो, तो फिर अब वर्ग अंतराल के नीचे लिखनी है आपने कुछ जरूरी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए सांख्यिकी के सवाल हल करने में। सबसे पहले लिखो निचली वर्ग सीमा। क्या लिखेंगे सबसे पहले? निचली वर्ग सीमा, ठीक है, निचली वर्ग सीमा।
उसके बाद लिखो ऊपरी वर्ग सीमा। किसी भी वर्ग अंतराल के लिए जो छोटा होता है, जो संख्या छोटी होती है वो निचली वर्ग सीमा होती है, और जो संख्या बड़ी होती है वो ऊपरी वर्ग सीमा होती है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो ये 0 है बच्चों, ये निचली वर्ग सीमा है। 0 क्या है? निचली वर्ग सीमा है। और जो ये 5 है ये ऊपरी वर्ग सीमा है। ये कैसी वर्ग सीमा है? तो ये ऊपरी वर्ग सीमा है। किसी भी वर्ग अंतराल के लिए जो छोटी संख्या होगी वो निचली वर्ग सीमा होगी, और जो बड़ी संख्या होगी वो ऊपरी वर्ग सीमा होगी। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया? इतना बताओ, ये सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, और इसको लिख भी लिया? लिख लो फटाफट से। यस मैम। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो मुझे बताओ 10 और 15 के लिए निचली वर्ग सीमा कौन है? मैम निचली 10। मैम 10। ठीक है, निचली वर्ग सीमा 10 और ऊपरी वर्ग सीमा 15। किसके लिए? 10 और 15 के लिए। 15। ठीक है, चलो अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको कभी भी माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए आपके काम ये आएगी। जो मर्जी फॉर्मूला लगाओ, माध्य निकालने के होते हैं 3 फॉर्मूले। ठीक है, सीखेंगे कौन कौन से। जो भी फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहली चीज आपको निकालनी होती है वर्ग चिन्ह। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको निकालनी होती है वर्ग चिन्ह, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? वर्ग चिन्ह को हम दर्शाते हैं एक्स आई से। किससे दर्शाते हैं? एक्स आई से। ठीक है, वर्ग चिन्ह मतलब एक्स आई। वर्ग चिन्ह कहां से मिलता है? तो इसके आगे लिख लो, वर्ग चिन्ह एक्स आई हमें वर्ग अंतराल से मिलता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये वर्ग चिन्ह आया तो आया, पर आया कहां से? तो लिख लो कॉपी पे, नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख दो इसको, क्योंकि याद रखना है जो जो चीजें आपने निकालनी है वो कहां से निकलेंगी, कैसे कैसे निकलेंगी, ये याद रखना है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह होता है एक्स आई। सबसे पहले तो ये पहली चीज है जो आपने निकालनी है जब भी आप माध्य निकाल रहे हो, और ये हमें वर्ग अंतराल से मिलता है। वर्ग चिन्ह हमें कहां से मिलता है बच्चों? वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल क्या होता है? देखो ऊपर लिखा होगा अपने अपनी कॉपी पे, मैंने अभी बताया था आपको। ये जो चीजें होती हैं ये होती है वर्ग अंतराल, जैसे कि 5 से 10, जैसे कि 10 से 15, जैसे कि 15 से 20। ठीक है, ये होते हैं वर्ग अंतराल, और इन्हीं वर्ग अंतराल से हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, जो मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर है? यहां तक जिसको समझ आ गया वो कुछ नहीं बोलेंगे, जिसको डाउट है वो पूछो, जिसको डाउट है वो पूछो, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो आगे क्वेश्चन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है दोबारा समझाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग अंतराल के बारे में। वर्ग अंतराल होता है जो मैंने यहाँ लिखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ठीक है, वर्ग अंतराल में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, नंबर 1 निचली वर्ग सीमा, नंबर 2 ऊपरी वर्ग सीमा। जो निचली वर्ग सीमा होती है किसी भी वर्ग अंतराल के लिए वो सबसे छोटी संख्या होती है। छोटी वाली संख्या जो होगी वो निचली वर्ग सीमा होगी, और जो बड़ी वाली संख्या होगी वो ऊपरी वर्ग सीमा होगी। जो बड़ी वाली संख्या होगी वो ऊपरी वर्ग सीमा होगी। जैसे कि अगर मैं पूछूं 5 और 10 के लिए ऊपरी वर्ग सीमा कौन है? ऊपरी 10। 10 कौन है? 10। ठीक है, तो ये हो गया ऊपरी और निचली के बारे में। फिर हमने बात की वर्ग चिन्ह की। वर्ग चिन्ह क्या होता है बाद में जानेंगे, वर्ग चिन्ह होता है क्या है। पहले देखो इसको दर्शाते कैसे हैं, दर्शाते हैं एक्स आई से। सबसे पहली चीज जो आपने निकालनी है माध्य निकालने के लिए वो वर्ग चिन्ह है, जो आपको हर बार हर क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालने के लिए? माध्य निकालने के लिए हर बार हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। तो कहां से मिलेगा? तो ये मिलेगा हमें वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल मतलब ये जो लिख रखा, ये जो मैंने लिख रखा ये क्या है? ये वर्ग अंतराल है। इनकी मदद से हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। बताओ अभी क्लियर है? सबने कॉपी पे लिख लिया? यस मैम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब लिख लो वर्ग चिन्ह के बारे में, तो लिख लिया कि वर्ग चिन्ह जो है वो मिलेगा वर्ग अंतराल से। अब इसका फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है। वर्ग चिन्ह कहता है ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ दो और उसको 2 से भाग कर दो। ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ दो, फिर उसका जो भी जोड़ के आंसर आया उसको 2 से भाग कर दो। फॉर्मूला लिख लो फटाफट से वर्ग चिन्ह का। अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो कि कल दिन खुद को समझ आए कि लिखा क्या है। ऐसा ना हो कि पता ही ना चल रहा है लिखा तो लिखा है पर लिखा क्या है। ऐसे जल्दबाजी में नहीं लिखना है, आराम से लिखो बिल्कुल। ठीक है, कैसे लिखो, बिल्कुल आराम से लिखो बिल्कुल। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। जिसका हो जाएगा तो बता देना। मैम हो गया। मैम हो गया। हो गया मैम। सभी का हो गया? चलो, Yes, ma'am. हो गया। यस मैम। जो आपको मैंने इसलिए कहा कि 13.1 निकाल के रखो, उसके पीछे वाले पेज पे सारी चीजें हैं। किसी ना किसी एक पेज पे वर्ग चिन्ह भी होगा। 13.1 नहीं, सॉरी, चैप्टर नंबर 14 निकालो सांख्यिकी, और उसमें देखो तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला किसी ना किसी पेज पे लिखा ही होगा, या फिर एंड निकालो, इसकी समरी जो होती है ना, सारांश निकालोगे, वहां पे भी आपको वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, वर्ग चिन्ह भी सीख लिया। अब बात करते हैं माध्य को ज्ञात करने के तरीकों की। तो माध्य को ज्ञात करने के होते हैं 3 तरीके। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। नंबर 2 कल्पित माध्य विधि, जिसको हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। नंबर 3 पग विचलन विधि, जिसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इनको अपनी कॉपी पे लिखो। पहले लिखो प्रत्यक्ष विधि, 2-3 लाइनें छोड़ दो नीचे, या कम से कम 2 लाइनें छोड़ दो, और अगली 2 लाइनों के बाद लिखो कल्पित माध्य विधि, फिर 2 लाइनें छोड़ दो, फिर लिखो पग विचलन, क्योंकि इसके फॉर्मूले भी साथ में लिखाऊंगी। फॉर्मूले भी आपने ऐसे आगे को लिखने हैं, तो लाइनें छोड़ दो। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि लिखो, 2 लाइनें छोड़ के फिर कल्पित माध्य विधि लिखो, फिर 2 लाइनें छोड़ के पग विचलन विधि लिखो। ये 3 तरीके होते हैं माध्य निकालने के। 3 तरीके क्यों हैं, कब किसको यूज करना है, कब किसको यूज नहीं करना है, क्या फायदा है इनका, क्या नुकसान है, सब कुछ पढ़ेंगे। पहले ना इनके नाम याद कर लो, फिर इनके फायदे नुकसान, कब किसको यूज करें कब क्या ना करें, वो सब भी सीखेंगे। ठीक है, पर लिखते चलो, बिल्कुल लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, तभी आपको जो है वो क्लास लगाने का फायदा है, क्योंकि इसके नोट्स चाहिए ही चाहिए, मैम बिल्कुल चाहिए इस चैप्टर के। हाँ बोलो। मैम सबसे इजी पग विचलन होती है। हाँ, सबसे इजी पग विचलन होती है, लेकिन इसका जो टेबल होता है वो सबसे लंबा बनता है। इसका टेबल बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, इसका टेबल बनाने में सबसे कम टाइम लगेगा, इसका टेबल बनाने में, पर इसको सॉल्व करने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो इतना समझ लो, जितना बड़ा टेबल, ठीक है, जितना बड़ा टेबल उतनी आसान कैलकुलेशन, और जितना छोटा टेबल उतनी कठिन कैलकुलेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो जो आपने लिखा था, बोलो। टेक्स्ट में तो कैलकुलेशन ही नहीं होती बहुत देर तक तो। किसमें? मैम इसमें प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में बताएंगे अभी कैसे कितनी कैलकुलेशन होती है, देखेंगे। ठीक है, बहुत कैलकुलेशन होती है इसमें। आप कह रहे हो कि आपसे नहीं होती है कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन करने को होती ही नहीं है? हार्ड होती है, करने को ही नहीं आती है। हाँ, बहुत हार्ड होती है। ठीक है, चलो पहले फॉर्मूले लिखते हैं सबके, फिर हम विधि भी सीखेंगे। प्रत्यक्ष विधि के आगे मैंने कहा था कि छोड़ देना थोड़ी जगह, और नीचे को भी छोड़ देना, क्योंकि ये बटे में होता है। इसके आगे लिखो x बार। इस x बार का मतलब है माध्य। ठीक है, क्या मतलब है इसका? माध्य। इसके आगे लिखो सबमिशन ऑफ, इसको आप सिग्मा भी बोलते हो, हम इसको सबमिशन भी बोलते हैं, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसके आगे लिखो सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और इसके बटे में लिखो, बेटा माइक ऑफ कीजिए, सबमिशन ऑफ एफ आई। साहिल आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ रखो बेटा। ठीक है, लिखते सभी ने समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और उसके बाद बटे में इसके समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इसको आप सिग्मा भी बोलते होंगे अपने अपनी भाषा में, या फिर अपने अपने स्कूल में। तो ये कौन सी विधि है? ये है प्रत्यक्ष विधि, जिसका फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी। चलिए अगला देखते हैं, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला है x बार ऐसे का ऐसा, a जमा
सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई, ठीक है, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई, और इसके बटे में भी आएगा सबमिशन ऑफ एफ आई, इसके बटे में भी क्या आएगा, सबमिशन ऑफ एफ आई। ध्यान रखना ए के बटे में कुछ नहीं है, ए ऐसा ही है, ए के बटे में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला लिख लेते हैं, तो अगला भी एक्स लिखेंगे, एक्स बार का मतलब होता है कि हम माध्य निकाल रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ए जमा का निशान, ब्रैकेट लगा दो, अंदर लिखेंगे हम इसके सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई। अब ये यू आई क्या है, डी आई क्या है, सब कुछ सीखेंगे भाई, सब कुछ लिख के करेंगे, हर एक चीज को लिख के रखेंगे ताकि आप कभी भूलो ही ना, कभी भी आपको याद ना आए कि सबमिशन ऑफ यू आई क्या होता था, यू आई क्या होता था। फटाफट से ये कॉपी खोल लेना, दिख जाएगा कि यू आई क्या होता है, कैसे निकलता है, तभी मैं आपको इसके नोट्स बनवा रही हूँ, ठीक है। चलो, और गुणा में इसके एच, तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लिख लिया, कल्पित माध्य विधि का भी और पग विचलन विधि का भी, तो इसके फॉर्मूले को लिख लो फटाफट से, और जिसका भी हो जाएगा वो बस हैंड रेज कर देना, और सच में लिखना है, ऐसे मत करना कि लिखा लुखा है नहीं है, हैंड रेज कर दिया है ना, सचमुच में लिखो अच्छे से, बिल्कुल फॉर्मूले लिखते लिखते ही याद भी हो जाना चाहिए, लिखते लिखते ही फॉर्मूला अब आपको याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। प्रत्यक्ष विधि समीशन ऑफ एफ आई डी एफ आई एक्स आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई, कल्पित माध्य विधि ए जमा समीशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई, और उसके बाद है पग विचलन विधि, जिसका फॉर्मूला है ए जमा समीशन ऑफ एफ आई यू आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई, ब्रैकेट में कर दिया उसको बंद, और गुणा में उसके एच, एच क्या है, यू आई क्या है, डी आई क्या है, सब सीखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम से बता के कुछ फायदा है नहीं। मैम ये जहाँ ए लिखा है मैम तो एल लिखवाती है ना, लेंथ, किसकी लेंथ, वो बहुलक में होता है मैम। मैम एल लिखवा देती है। हाँ वो नहीं होता इसमें, वो बहुलक में, ठीक कह रही है मंशी, वो उसमें होता है, वो इसमें नहीं होता, ये माध्य है, ठीक है। ओके मैम। ये है मीन, मीन कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसको माध्य। तो लिख लो ऊपर अपनी हेडिंग में, वैसे तो लिख लिया होगा आपने कि ये किसके तरीके हैं, ये माध्य निकालने के तरीके हैं, ये मीन निकालने के तरीके हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इंग्लिश में कहते हैं इनको, हिंदी में प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। चलो अब ध्यान से सुनो, ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे, इनके पीछे ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन सा कब इस्तेमाल करना है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपको पहला मेथड लगाना है, पहली विधि लगानी है, पहली लगाओ, तीसरी लगानी है, तीसरी लगाओ, दूसरी लगानी है, दूसरी लगाओ, आपकी मर्जी, क्वेश्चन पे कुछ डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो प्रत्यक्ष विधि है, इसका जो टेबल है वो छोटा बनेगा। टेबल कैसा बनेगा, बिल्कुल छोटा सा टेबल बनेगा, लेकिन जो इसकी गणना होगी, गणना मतलब जो कैलकुलेशन होगी, जो गुणा भाग होगा, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है अगर संख्याएं बड़ी हो। अगर आपका जो क्वेश्चन है उसमें संख्याएं छोटी छोटी है, तब तो पहला मेथड लगा दो, टेबल भी छोटा बनेगा, कैलकुलेशन भी छोटी रहेगी। पर मान लो संख्याएं बड़ी बड़ी हो, तब इसमें गणना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कल्पित माध्य विधि की, तो इसका जो टेबल होता है, ना तो ज्यादा बड़ा ना तो ज्यादा छोटा, इसका जो टेबल बनता है ना तो ज्यादा बड़ा बनता है ना तो छोटा बनता है, मीडियम बनता है। मीडियम मतलब ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। तो जैसा इसका टेबल वैसी इसकी गणना भी कभी कभी आसान रहेगी, कभी कभी मुश्किल रहेगी, ये भी संख्या पे डिपेंड करता है। अगर इससे बड़ी संख्या है तो कल्पित माध्य लग जाएगा, लेकिन अगर बहुत ही बड़ी संख्याएं हैं तो कल्पित माध्य विधि भी गणना करने में मुश्किल पैदा करेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने थर्ड वाले इसकी, तो इसका टेबल बनता है सबसे बड़ा। इसका जो टेबल बनेगा वो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो है, अगर हम कंपेयर करें प्रत्यक्ष विधि के टेबल से और कल्पित माध्य विधि के टेबल से, तो जो आपका थर्ड वाला फॉर्मूला जब लगाना हो उसका टेबल बनेगा बहुत बड़ा, लेकिन जो इसकी गणना होगी, जो इसमें आपने कैलकुलेशन करनी होगी, वो सबसे आसान होगी। क्या होगी, सबसे आसान।
तो बस आपकी मर्जी है, अब आपने जिसको भी यूज करना करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो किसी क्वेश्चन को पहली विधि से किया, मैंने किसी क्वेश्चन को तीसरी विधि से किया, तो हमारे आंसर ही अलग हो गए। नहीं, आंसर हमेशा सेम आएंगे, विधि जो मर्जी लगा लो। ठीक है, तो बस ये 3 चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम प्रत्यक्ष विधि के मदद से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब निकालो 13.1 का पहला क्वेश्चन। क्या समझना है इसमें बेटा? थर्ड वाला। थर्ड वाले की टेबल बहुत बड़ा बनेगा इसमें, वो तो जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा ना, अभी के लिए तो याद ही रखना पड़ेगा कि थर्ड वाले में का जब टेबल बनाओगे, सारणी बनाओगे तो बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन करोगे, फॉर्मूले में चीजों को भरोगे तो बहुत आसान होगा, बहुत छोटी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसको वैसे लिखना जरूरी नहीं है, पर अगर आप चाहते हो कि आपको याद रहे तो इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें फॉर्मूला भी है, कौन कितना आसान, कौन कितना मुश्किल, वो भी है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। तो कॉपी साथ रखो, कॉपी क्या बुक साथ रखो और निकालो 13.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। मैंने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, पर मैं क्वेश्चन कर दूंगी छोटा, तो आपको क्वेश्चन नहीं देखेगा, इसलिए मैंने कहा कि अपनी अपनी किताब निकालो, तो वहां से क्वेश्चन भी पढ़ो तो आंसर भी समझ आ जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। कुछ चला था उनके स्कूल में कोई क्या कहते हैं अभियान टाइप, तो उन्होंने क्या किया, 20 लोगों के घरों में गए और वहां पे उन्होंने जो है वो ये पता किया कि किसके घर में कितने पौधे, किसके घर में कितने पौधे, ये चीज उन्होंने पता की। तो पहले टेबल कैसे बनाना है वो सीखो। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखा जाता है, लेकिन ऐसा मत करना कि पेपर में गए और पेपर में लिख के आ गए यहाँ पे वर्ग अंतराल, ये नहीं करना है। जो आपको क्वेश्चन में टेबल दे रखा है वहां पे जो चीज लिख रखी है आपने भी वही चीज लिखनी है। वर्ग अंतराल है 0 से 2, ठीक है, उसके बाद है 2 से 4, उसके बाद है 4 से 6, उसके बाद है 6 से 8, उसके बाद है 8 से 10, थोड़ा बड़ा बनेगा टेबल, उसके बाद है 8 से 10 के बाद 10 से 12 और 12 से 14, 12 से 14 भी है। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन में इसको क्या नाम दिया है, क्वेश्चन में इसको नाम दिया है पौधों की संख्या, तो हम भी यहाँ पे पौधों की संख्या ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पौधों की संख्या ही लिखेंगे। ठीक है, सभी अपनी कॉपी पे टेबल बनाओ। क्वेश्चन तो आप सभी के पास है ही, है ना, लिख दो प्रश्न नंबर 1 किसका, 13.1 या 14, जो भी आपके पास जैसी भी किताब है, मेरे पास नहीं थी तो मेरी बुक में ये 13.1 है, आपकी बुक में ये 14.1 होगा। ठीक है, पौधे की संख्या या पौधों की संख्या ऐसे लिख दो। अब उसके बाद हमें दे रखा है घरों की संख्या, तो हमने आगे घरों की संख्या लिखनी है। पौधों की संख्या के बाद हमें दे रखा है घरों की संख्या, तो हमने घरों की संख्या लिख दिया। अब घरों की संख्या क्या क्या है वो लिख लेते हैं। जिन घरों में 0 से 2 ऐसे पौधे थे उनका नाम वो था एक ही घर। उसके बाद जिसमें 2 से 4 के बीच था वो है 2 घर। 4 से 6 के बीच में कितने घर थे, एक घर था। 6 से 8 के बीच में कितने घर थे, 5 घर थे। 8 से 10 के बीच में 6 घर थे। 10 से 12 थे 2 और 12 से 14 थे 3 घर। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने इसकी सारणी बनाई। ऐसे अगर ये सांख्यिकी का इस्तेमाल नहीं करते तो ये नीचे को गिनती लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 20 तक, फिर बोलते पहला घर ऐसा, दूसरा घर ऐसा, तो उससे इनका जो डेटा होता वो बहुत लंबा होता और समझने में काफी दिक्कत भी उसमें आती है ना। लेकिन क्योंकि इन्होंने इसका इस्तेमाल किया, सांख्यिकी का इस्तेमाल किया, तो फिर इसमें जो है वो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो अभी हमने घरों की संख्या भी लिख दी है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले तो मुझे बताओ घरों की संख्या को हम क्या कहेंगे, FI। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो FI होता है, जो चीज आपको क्वेश्चन में दी होती है उसको FI कहते हैं। तो लिख दो FI और FI के आगे लिख दो कि ये हमें क्वेश्चन में ही दिया होगा, सवाल में ही दिया होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है, ये है FI, तो लिख लेते हैं यहाँ पे
और साथ में आई। फिर मैंने आपको बताया था कि माध्य निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या निकालनी होती है, बताओ? एक्स आई। एक्स आई। एक्स आई, बिल्कुल। सबसे पहली चीज निकालेंगे एक्स आई। तो एक्स आई जब भी आप टेबल बनाओगे ना, ध्यान रखना, टेबल बनाओगे, आपने लिखा एक्स आई, तो एक्स आई के डब्बे में उसका फॉर्मूला भी लिखो। इससे क्या होगा, जो भी एग्जाम चेक कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि भाई इस बच्चे को तो बहुत कुछ पता है, इसलिए तो यहाँ पे एक्स आई का फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर, और वो क्या पता आपको और अच्छे नंबर दे दे, है ना। तो लिख देना यहाँ पर कि ऊपरी वर्ग सीमा में जब हमने निचली वर्ग सीमा को जोड़ा, ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा में जब हमने निचली वर्ग, पूरा लिखना है, मैं तो यहाँ पे थोड़ा कम लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम है, पर आपने पूरा लिखना है पेपर पे। अभी तो रहने दो, अभी मेरे जरा शॉर्टकट में लिख दो, पर एग्जाम में पूरा लिखना कि ऊपरी वर्ग सीमा में जब निचली वर्ग सीमा को जोड़ा और उसको जब भाग कर दिया 2 से, तो हमारा एक्स आई निकल के आ गया। फिर मैंने बताया था एक्स आई कहां से निकलेगा, तो एक्स आई निकलेगा वर्ग अंतराल से। कहां से निकलेगा, वर्ग अंतराल से। मतलब 0,2 अगर वर्ग अंतराल है तो इसके लिए एक्स आई कितना हुआ? मैम एक। क्योंकि 0 है निचली सीमा, 2 है ऊपरी सीमा, इन दोनों को जोड़ना है, भाग 2 से करना है। 0 में 2 जोड़ा 2, बटे में इसके ऑलरेडी 2 था, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, तो 0,2 के लिए जब हमने एक्स आई निकाला तो वो 1 निकला। कितना निकला? 1 निकला। अच्छा, 2,4 के लिए निकालेंगे तो क्या निकलेगा एक्स आई? मैम 3। ठीक है 3। 6 और 4 के लिए 5। 5, क्योंकि 6 जमा 4 10 है ना, 6 जमा 4 10, 10 को 2 से भाग किया तो 5 आया। हाँ आगे बताओ। 7, ठीक है, निकलेगा 7। 13। बिल्कुल ठीक है, एक्स आई भी निकल गया। लेकिन हमें एक जो फॉर्मूले में चाहिए वो तो हमें एक और चीज चाहिए जिसका नाम होता है एफ आई एक्स आई। एक और चीज चाहिए और उसका डब्बा हमेशा बड़ा बनाना। देखो, जब भी आपको किसी चीज को गुणा करना है तो डब्बा हमेशा बड़ा बनाना, और संख्याएं कैसे लिखनी है तो वो भी बता दूंगी, संख्याएं कैसे कैसे लिखनी है वो भी मैं बता दूंगी। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। जितनी चीजें बता रही हूँ इससे आपका समय बचेगा। ठीक है, तो अब हमने निकालना है एफ आई गुणा एक्स आई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला है उसमें ये चीज तो चाहिए, एफ आई एक्स आई का समीशन। अच्छा, समीशन नहीं लिखा हमने, क्या होता है ना, रुको, जहां पे आपने ये लिखे थे फॉर्मूले लिखे थे वहीं पर अगर ऊपर जगह बचे तो ऊपर लिख लो या साइड में लिख लो या कहीं भी लिख लो कि समीशन क्या होता है। ठीक है, समीशन होता है योग। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे साइन बनाते हैं अजीब सा, इसको हम कहते हैं योग। योग मतलब जोड़ना। ठीक है, इनका जोड़, इनका योग, समीशन कहते हैं इसको, आप सिग्मा भी कहते होंगे। समीशन का मतलब होता है योग, योग मतलब जोड़ना। लिख दिया? सभी लिखो, सभी जहां पे भी आपने लिखा है ये फॉर्मूले वाली चीज लिखी है वहां पे लिख दो कि समीशन क्या होता है। तो योग होता है जोड़ना होता है। बनाते सिंपल है, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऊपर। क्या हो गया प्रिंस? फिर से बोलो, कुछ कहा आपने प्रिंस? लिख लिया सभी ने? यस मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने निकालना है एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई, ध्यान से देखो, नाम लिख रखा है एफ आई, नाम लिख रखा है एक्स आई। तो अब आपकी नजर होनी चाहिए एफ आई वाले डिब्बे पर, मतलब कि इस पर, और एक्स आई वाले डिब्बे पर, मतलब कि इस पर। ठीक है, इन दोनों पे आपकी नजर होनी चाहिए। अब इनको गुणा करना है, तो इस एफ आई के सामने जो इसका एक्स आई निकला है उससे इसकी गुणा करो। तो एक की गुणा किससे करेंगे? एक से ही करेंगे, क्योंकि एक के आगे एक ही लिख रखा है, तो एक एकम आ जाएगा 1। ठीक है, आगे बताओ, 2 की गुणा किससे करनी है? 3 से। 6। तो 2 3 आ गया 6। आगे बताओ, 5 की 1 से मैम 5। आगे 5 की 7 से मैम। ठीक है, अब 35 लिखना है ना, 35 लिखना है तो कैसे लिखो? 35 का 5, इसके नीचे 3 आगे,
इकाई का अंक, इकाई के अंक के नीचे, दहाई का अंक आगे, ठीक है। फिर देखो 9 छिक्के 54, 6 गुणा 9 करेंगे 54, तो ए 35 के नीचे ऐसे लिखो बिल्कुल अच्छे से 54। फिर लिखेंगे 2 गुणा 11 22, फिर लिखेंगे 3 गुणा 13 39, 40 ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया, लेकिन अभी भी अधूरा है टेबल, क्योंकि हमें ना ही एफ आई चाहिए, हमें ना ही एक्स आई चाहिए, और हमें ना ही एफ आई एक्स आई चाहिए अपने फॉर्मूले में। टेबल में तो चाहिए भी, टेबल में तो निकालना पड़ेगा, पर अगर फॉर्मूले को देखो तो फॉर्मूले में ये बात कर रहा है सबमिशन की, और सबमिशन का मतलब होता है जोड़। तो अभी मतलब अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें जोड़ निकालना पड़ेगा, किसका किसका, एफ आई वाले FI का और FI FI और FI XI का। बिल्कुल। तो देखो एफ आई का जो जोड़ होता है ना, एफ आई का जो जोड़ होता है वो आपके क्वेश्चन में ही दिया होता है, तो हमेशा इसका जोड़ निकाला करो, देखा करो क्वेश्चन के बराबर है कि नहीं है। आपको घरों की संख्या क्वेश्चन में 20 दे रखी है, कितने घर है भाई, 20 घर है। तो जब इसको जोड़ोगे तो जोड़ करके भी 20 ही आना चाहिए, ठीक है। जोड़ो जरा, 1 2 और 1 3 और 1 4 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मैम 20 आएगा। 20 आ आएगा गया। और इनको मैंने ऐसे क्यों लिखा, जानबूझकर, ताकि जमा करने में आसानी हो। अब अगर आप इसको ऐसे आगे पीछे लिखते तो जमा करने के लिए आपको इनको अलग से दोबारा लिखना पड़ता। अब मैंने पहले ही इकाई के नीचे इकाई के अंक लिख दिए हैं सारे के सारे, और दहाई के नीचे दहाई के अंक लिख दिए हैं। अब मुझे बस इनको जमा करना है, तो करो 9 10 11 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 में 7 जोड़ो तो 26 23 28 29 31 32 32 का लग गया यहाँ पर 2, हासिल चले गई ऊपर 3, ठीक है। 32 का लग गया 2, हासिल चले गई 3, 6 5 11 12 13 14 15 16, तो हमें हमारा उत्तर मिल गया 162। क्या है ये, तो ये है सबमिशन ऑफ, सबमिशन मतलब योग, किसका, एफ आई एक्स आई का, किसका, एफ आई एक्स आई का, ठीक है। और ये 20 क्या था, तो 20 है सबमिशन ऑफ एफ आई। तो इतना बड़ा बनाया टेबल, काम की उसमें 2 ही चीजें, एक ये 20, दूसरा 162, और कोई किसी काम की नहीं। बाकी टेबल तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेबल जब सही बनेगा तभी तो इनका जोड़ भी सही आएगा, है ना। तो ये हमने टेबल बनाया। अभी इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिल्कुल फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जिसने साथ साथ में बना लिया तो वेरी गुड। पर साथ में बनाना मुश्किल रहता है, समझें कि बनाएं तो मुश्किल रहता है, इसलिए अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना, ठीक है। ठीक है, फटाफट से लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको साइड करने वाली हूँ क्योंकि ठीक है। चलो अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सी विधि लगा रहे हैं, हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। प्रत्यक्ष विधि एक्स बार, एक्स बार के आगे सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में सबमिशन ऑफ एफ आई, ठीक है। एक्स बार रह जाएगा ऐसे का ऐसा, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, 162 162 बटे में 20 नहीं बोलना अभी। जब मैंने पूछा सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई तो उसका ही बताओ, ठीक है, सिर्फ उसका 162, और सबमिशन ऑफ एफ आई कितना है, तो वो है 20, लिख दिया। काट दो इसको, कटता है तो काट दो, तो काट देते हैं 2 से 2 8 16, 2 एकम 2 आ गया 81, 2 एकम 2 0 का 0 आ गया 10। जब भी आपको लगे कि आपने जो है वो भाग किया, पहले सुन लो भाई, पहले मेरी बात सुन लो, माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। जब भी आपको लगे कि ऊपर जो है वो संख्या है और नीचे जो संख्या है वो है 10 100 1000 10,000 ऐसी सी संख्याएं हैं, तो उसको भाग नहीं करना है, उसको बदल देना है दशमलव में। उसको भाग नहीं करना है, उसको बदल देना है दशमलव में। तो मैंने देखा यहाँ पर है 1 0, तो ये दशमलव कहाँ लगेगा, तो एक संख्या से पहले दशमलव लगेगा। संख्या कहाँ से गिननी है, हमेशा पीछे से, ठीक है। 81 था, 1 0 है, तो मतलब एक ही संख्या से पहले दशमलव भी लगाया जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल इधर बीच में, ठीक है। तो 8.1 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसका माध्य जो है वो निकल चुका है, किस विधि के द्वारा, तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा।
ठीक है, क्योंकि क्यों लगाई हमने प्रत्यक्ष विधि? क्योंकि संख्याएं छोटी छोटी थी। जब संख्या छोटी छोटी होती है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहती है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि लगा लेते हैं। पर अभी जो अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें प्रत्यक्ष विधि नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, या इसकी जो गणना है वो तो लिख ही लो। टेबल चाहे मत बनाओ। हाँ बोलो। क्योंकि मैम अगले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, संख्याएं बड़ी हैं, देखना खुद ही देखना जब हम करेंगे उसको। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है या इसको अपनी कॉपी पे लिख लिया है तो हैंड रेज कर दो। जिसने नहीं लिखा है वो बता दो। अभी मत करना हैंड रेज, अभी सभी के हैंड रेज थे ना पहले से, अब कर दो। मैम लिख लिया। ठीक है, ठीक है, ले लिया मैम सेकंड स्क्रीनशॉट लेना है, पर स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी पे भी उतारना है। ठीक है, कॉपी पे भी मैंने कर उतारना है। लिया था सॉल्व, मेरा ठीक है यही बेटा। आंसर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं दूसरा सवाल। देखो अपनी अपनी कॉपी पे, अच्छा बुक पे देखो। अच्छा कुछ बच्चों के लिखा होगा शायद 100 से 120 ऐसा कुछ है ना, लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन है इसमें लिखा है 500 से 520। तो किस किस के 500 वाला है, किस किस के 100 वाला है? मैम मेरे पास 500 वाला है। 100 वाला किसका है? मैम 100 वाला है, 100 से 120। हाँ तो देखो दो है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है, हाँ लेकिन मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो नई वाली किताब से लिया है। अगर नई वाली किताब में 500 से 520 है तो मतलब अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो वो भी इसको 500 से 520 ही देंगे। ठीक है, हाँ जिसकी पुरानी है कोई बात नहीं, इसलिए चलो आपको फायदा हो गया कि आपको नया क्वेश्चन मिल गया। तो इस क्वेश्चन का पहले तो ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि अगर क्योंकि अब नया सिलेबस है ना थोड़ा सा, तो अगर नया वाला क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में शायद 500 से 520 ऐसा वाला आएगा। ठीक है, बाकी इसको सीखेंगे, फिर चाहे 500 वाला आए चाहे 100 वाला आए आप कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि इसको जब सीख लो या सीख लिया एक बार तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे जो भी दे दे, फिर वर्ग अंतराल चाहे 1000 का दे दे, पर आप क्वेश्चन कर पाओगे क्योंकि आपने इसको सीखा है कि करते कैसे है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इसको कर लेते हैं छोटा, अपनी कॉपी पे देख लेना भाई, और इसका टेबल बनाते हैं। अब मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप देखोगे इसको ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो एक बड़ा सा टेबल बना देते हैं, क्योंकि इसका टेबल काफी लंबा होगा। लंबा क्यों होगा? क्योंकि हम लगा रहे हैं इसमें कल्पित माध्य विधि। कौन सी? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम वर्ग अंतराल का टेबल, फिर आ जाएगी FI मतलब बारंबारता उसका टेबल, फिर आ जाएगा XI उसका टेबल, फिर आ जाएगा DI और फिर आ जाएगा FIDI। चलो पहले लिखते हैं, फिर उनके बारे में बात करेंगे चीजें क्या क्या है जो मैंने अभी बोली। वर्ग अंतराल को इन्होंने कहा है दैनिक मजदूरी, तो आप भी यहाँ पे दैनिक मजदूरी ही लिखेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला वर्ग अंतराल है 500 से 520, दूसरा वर्ग अंतराल है 520 से 540, तीसरा वर्ग अंतराल है 540 से 560, चौथा वर्ग अंतराल है 560 से 580 और आखिरी वर्ग अंतराल है 580 से 600 यानी कि 600। दैनिक मजदूरी लिख दी। अब बात कर लेते हैं किसकी? आगे वाले की, श्रमिकों की संख्या। तो श्रमिकों की संख्या भी लिख लेते हैं। श्रमिकों की संख्या हमें दे रखी है क्वेश्चन में ही, श्रमिकों की संख्या। अच्छा मुझे बताओ श्रमिकों की संख्या को हम क्या बोलेंगे? FI बिल्कुल। 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10 ये श्रमिकों की संख्या है, और इसको हम कहेंगे कि ये FI है। ठीक है, ये क्या है? तो ये है FI, तो लिख दो ऐसे कोने में, ये है हमारे लिए FI। अब हमने निकालना है XI, तो चलो पहले XI निकालते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। XI वही ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ो और बटे में 2 कर दो। तो बताओ 500 में 520 को जोड़ोगे, क्योंकि वर्ग अंतराल से निकलती है। XI जो है वो वर्ग चिन्ह जो है वो वर्ग अंतराल से निकलता है। कितना? 1000 करके बता रहे हो?
ठीक है, ये आया, इसको जमा करके ऊपरी वर्ग सीमा में निचली को जोड़ा तो जमा करके आया। अब इसको 2 से भाग करो तो 2 5 10, 2 एकम 2, 510 0 का आएगा। 0, ठीक है। 510 आएगा। एक्स आई निकल के आ गया 510, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, अगला बताओ। कैसे आया? 530 मैम 530। ठीक है, बाकी बच्चे अगला निकालते जाओ। जिसने पूछा कैसे है उसको मैं बता देती हूँ एक बार, फिर उसके बाद बताना मुझे बाद में, ठीक है। 500 देखो हमने निकालना है एक्स आई कहता है ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ो और बटे में 2 कर दो। तो हमारे लिए वर्ग अंतराल पहला ये है 500 और 520 वाला। तो 500 में 520 को जोड़ो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 10,020। 10,020 को 2 से भाग करो तो 2 5 10, 2 एकम 2, 0 का 0, तो आ गया 510। बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नो मैम। अभी बताओ जिन बच्चों ने अगला अगला निकाल लिया हो तो 510 के बाद क्या आएगा? मैम 530। मैम 530, बिल्कुल। बस अब माइक ऑफ करो। 520 में 540 को जब जोड़ा होगा तो कितना आया होगा? 500 नहीं, 10,060 है ना, 10,060 आया होगा। 2 से भाग करो, 2 5 10, 2 3 6, 0 का 0, तो 530 आ गया। वैसे ही 540 में 560 को जब जोड़ेंगे, 540 में 60 को जब जोड़ा, मैम क्या हो गया? मैम एक शॉर्ट ये ट्रिक दे सकती है। दैनिक ये मजदूरी में अगर 20-20 का अंतर है ना तो 500 10 आ जाएगा, फिर 530, फिर इनमें भी 20-20 का डिफरेंस ही चलता रहेगा। हो सकता है, लेकिन फिर भी मतलब रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। हो तो सकता है, वैसा ट्रिक तो बन सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, तो इसलिए ऐसे ही करो, ठीक है। मतलब मैम लॉन्ग कट से हमने करना ऐसे ही करवाया। ट्रिक से, यस मैम। यस यस तो फिर मैम। वैसे कर लो। ऐसे कोई जैसे मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बस ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे 550, ठीक है। उसके बाद मैम 570 मैम। ठीक है 570। 570 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? मैम 590। 570 मैम, फिर ये हमें 590। यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये हमें यहाँ पे मिल गया अपना पूरा का पूरा जो एक्सआई निकालना था वो। अब यहाँ से शुरू होता है जो आपको लिखना पड़ेगा फिर से कॉपी पे। सबसे पहले तो आपने लिखा होगा उसका फॉर्मूला, कल्पित माध्य जो विधि है उसका आपने फॉर्मूला लिखा होगा। फॉर्मूले में कुछ चीजें आई होंगी, उनके बारे में लिख लेते हैं। वो क्या होती है? फॉर्मूला था एक्स बार बराबर में था ए जमहा समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ए जमहा समीशन ऑफ एफ आई डी आई और बटे में इसके समीशन ऑफ एफ आई। सबसे पहले बात करते हैं ए क्या है। तो ए होता है कल्पित माध्य, ठीक है। क्या होता है? ए कल्पित माध्य, जिसकी मतलब जिसको हम सोच के चलते हैं कि ये माध्य है, उसको हम कहते हैं कल्पित माध्य। लिख लो इसको, ए मतलब कल्पित माध्य। अब लिखो ए हमें कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो ए हमें मिलेगा एक्स आई से, ठीक है। ए हमें मिलेगा कहां से? तो ए हमें मिलेगा एक्स आई से। कौन ए होगा? तो ए वो होगा जो बिल्कुल बीचों बीच हो। जो कैसा हो? जो बिल्कुल बीच में हो। ए कौन होगा? पहली बात, मिलेगा कहां से? तो मिलेगा हमें एक्स आई से। होगा कौन? तो ए वो होगा जो बिल्कुल बीच में होगा, उसको हम ए मानेंगे, उसको हम कल्पित माध्य मानेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, इसको लिख लो। नंबर 1 ए क्या है? ए है कल्पित माध्य, ठीक है। ए कहां से मिलेगा? तो ए हमें एक्स आई से मिलेगा। कहां से मिलेगा? एक्स आई से मिलेगा। और ए होगा कौन? तो ए वो होगा जो बिल्कुल बीच में होगा। एक्स आई का नीचे को टेबल बना है ना, अब इसमें जो बिल्कुल बीचों बीच संख्या दिखेगी आपको, उसी को हम ए कहेंगे। तो अगर आपने ये चीज लिख ली तो वाई टाइप कर दो। लिख रहे हो, वाई टाइप नहीं सॉरी, हैंड रेज कर देना। अगर लिख रहे हो तो लिख लो, क्योंकि ये चीज आपको अगर मैं ना लिखाऊं, कहूंगी याद रख लेना, तो भूल जाते हैं, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके हर एक बात लिखो, हर एक चीज को लिखो, ठीक है। ए होता है कल्पित माध्य, कहां से मिलेगा? एक्स आई से मिलेगा। कौन होगा ए? जो बिल्कुल बीचों बीच है वो ए है, जो बिल्कुल बीच में संख्या है वो ए है, ठीक है। चलो, तो अब ढूंढते हैं इसको। अब इसको ढूंढते हैं, तो बताओ जरा किसको ए मानोगे?
इसमें देखो, हाँ इसमें देखो सबसे बीचों बीच कौन, सबसे बीचों बीच 550 है, तो इसलिए ये हमारे लिए किसका काम करेगा, ए का। ए मतलब कल्पित माध्य का। अब सोचो जरा, अभी तो सिंपल था, क्योंकि 550 के ऊपर भी दो संख्या, 550 के नीचे भी दो संख्या, तो हम समझ गए कि 550 ही कल्पित माध्य है। हम समझ गए कि 550 ही कल्पित माध्य, क्योंकि बिल्कुल सेंटर। 590 के बाद क्या होता, 610। ठीक है, अब किसको माध्य मानते, अब अगर 550 को माध्य लोगे तो क्या होगा, ऊपर दो संख्याएं नीचे तीन संख्याएं, बीचों बीच तो नहीं आया। अगर 570 को माध्य मानोगे तो ऊपर तीन संख्याएं नीचे दो संख्याएं, अब भी बीचों बीच नहीं आया। तो अब बताओ किसको माध्य लोगे, सोचो। 560। 560। मैम मैंने दूसरे नोट पर मैम दोनों में से कौन सी भी संख्या ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। दोनों में से कोई भी संख्या ले लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको लगता है कि कुछ दिक्कत हो गई, कि मेरी अब एक संख्या बीच में आ ही नहीं रही, मेरी जो है वो इस संख्या को देखूं तो ऊपर दो संख्याएं नीचे तीन संख्याएं, अगर इसको देखूं तो इसके ऊपर तीन संख्याएं नीचे दो संख्याएं, गड़बड़ हो गई, बीचों बीच कोई संख्या आ ही नहीं रही है। तो उस केस में क्या करते हैं, किसी एक संख्या को आपने क्या मान लेना है, कल्पित माध्य मान लेना। ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि जो बच्चा इसको कल्पित माध्य मानेगा उसका टेबल 570 के हिसाब से बनेगा, जो बच्चा इसको कल्पित माध्य मानेगा उसका टेबल 550 के हिसाब से बनेगा। अब ऐसा मत सोचना कि आंसर अलग आएंगे, नहीं, आंसर आएंगे बिल्कुल सेम। ठीक है, अगर आप 550 लेके चल रहे हो तब भी आपका आंसर वही आएगा, 570 लेके जाओगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये कब करना है, जब कोई एक संख्या बीच में ना हो, दो संख्या बीच में आई हो तो आपकी मर्जी है, किसी को भी ले लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब सॉर्टेड था, सब कुछ बढ़िया था, ये आ रही थी बीच में क्योंकि इसके ऊपर भी दो संख्याएं हैं और इसके नीचे भी दो ही संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको हमने ए मान लिया। जब आप अपने पेपर में किसी को ए मानोगे, कल्पित माध्य मानोगे, तो उसको ऐसे गोला लगा देना और उसके ऊपर ऐसे ए लिख देना। ठीक है, जब भी पेपर में किसी को कल्पित माध्य मानोगे तो ऐसे गोला लगा के ए लिख देना। अब हमने ए निकाला, अब इस ए का भी तो कुछ काम होगा ना, इस ए का भी तो कुछ काम होगा, तो इसका काम होगा डी आई को निकालने में। किसको निकालने में, डी आई को निकालने में। ठीक है, जो भी हमने ए निकाला इसलिए निकाला क्योंकि अगला जो हम चीज निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं डी आई, और डी आई निकालने में हमारी मदद करेगा ये जो ए हमने निकाला है वो। ये लिख दिया डी आई, बराबर का लगा दिया निशान। डी आई कहता है कि आपका जो एक्स आई है उसमें से ए को माइनस करो। डी आई कहता है आपका जो एक्स आई है, जो आपने अभी अभी निकाला है, जिसको आप एक्स आई कह रहे हो, उसमें से ए को माइनस करो। ध्यान रखना, एक्स आई में से ए माइनस करना है, गलती से भी ए में से एक्स आई माइनस मत कर देना। जब कहा है कि एक्स आई, क्या हो गया, एक्स आई में से माइनस करना है तो एक्स आई में से ही करो। ठीक है, तो लिख लेते हैं अभी, एक्स आई है 510, तो यहाँ पे 510 के आगे लिखो 510। 510 में से माइनस करना है किसको, कल्पित माध्य को। तो बताओ कल्पित माध्य कौन है, कितना है, करो माइनस। कल्पित माध्य कौन है बताओ, मैम ए -40 संख्या बताओ ना, संख्या कौन सी है, मैम 550। 550, तो लिख दो। 510 में से 550 को माइनस किया तो कितना आया, -40। ठीक है, पहले मैं इनको लिख लेती हूँ नीचे को। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं आगे। तो मैंने सारी के सारे एक्स आई लिख दिए। अब सभी से 550 माइनस करो, ये आ जाएगा माइनस का 40। 530 में से 550 माइनस किया तो ये आ जाएगा शायद माइनस का 20, है ना, माइनस का 20, क्योंकि देखो 550 बड़ा है ना तो माइनस का आएगा। 550 में से 550 ही माइनस कर दिया तो आएगा 0। 570 में से 550 माइनस करोगे तो 20, और 590 में से 550 माइनस करोगे तो 40। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने डी भी निकाल दिया, लेकिन वही चीज, हमें तो डी नहीं चाहिए, अकेला डी थोड़ी चाहिए, हमें अकेला डी थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए एफ आई डी आई। तो अब एक हम कॉलम बनाएंगे जिसमें हम इनकी गुणा कराएंगे। ध्यान रखना, जब भी गुणा कराते हैं एफ आई से ही कराते हैं, हर किसी से मत कराना। एफ आई का काम यहाँ पर बस इतना होता है कि वो गुणा करता है, ठीक है। देखो, एक्स आई निकालने के लिए वर्ग अंतराल मदद करेगा, डी आई निकालने के लिए एक्स आई मदद करेगा। अब जब हम निकालेंगे एफ आई डी आई, तब जा करके ये एफ आई मदद करेगा, अदरवाइज ये हमारे किसी काम का नहीं है। अदरवाइज देखा जाए तो ज्यादा किसी काम का नहीं होता एफ आई, ठीक है। तो एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। एफ आई 12 है, 12 को गुणा करेंगे माइनस के 40 से। अब गुणा करने से पहले सुन लो पहले बात। अब अगर यहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि लगाते तो हमें क्या करना पड़ता, 12 और 510 की गुणा करनी पड़ती। सोचो कितना लंबा जाता हमारा सवाल। 14 और 530 की गुणा करनी पड़ती, कितना लंबा सवाल हो जाता। 6 और 570, 8 और 550, इनकी गुणा करने अगर बैठ गए तब तो 1 घंटा आपका इसी सवाल में निकल जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाई, इसलिए हमने इसमें लगाई कल्पित माध्य विधि। अभी सभी को समझ आया कि प्रत्यक्ष विधि क्यों नहीं लगी? क्योंकि प्रत्यक्ष विधि कहता है एफ आई गुणा एक्स आई। एफ आई में एक्स आई की गुणा अगर करते तो इतना ज्यादा समय लगता कि हमारा पेपर ही छूट जाता, ठीक है। तो इसलिए हमने निकाला डी आई से क्या हुआ, संख्याएं छोटी हो गई। कहां आपको 12 को 510 से गुणा करना पड़ता, और कहां अब आपने 12 को माइनस के 40 से गुणा करना, जो कि बहुत आसान है। बताओ जरा क्या आंसर आएगा? मैम मैंने 510 480 माइनस 480। ठीक है, को कुछ ऐसा से बताओ, आवाज नहीं आ रही बेटा। माइनस 280। रुक जाओ, आयशा को कहने तो पहले, अभी रुक जाओ। आयशा बोलो। मैम मैंने 12 को 510 से गुणा करा था, तो मेरा सवाल लंबा पहुंच गया। तो वो तो वैसे ही होगा ना बेटा, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि इसमें नहीं लगेगी, इसलिए तो हमने कल्पित माध्य विधि लगाई, ठीक है। ठीक है, इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर इनको जमा करना पड़ेगा, फिर इनको भाग करना, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको छोड़ो, इसको करना ही नहीं उससे। प्रत्यक्ष विधि कभी लगा नहीं। मैं तो बोलती हूँ अपने क्वेश्चन में कभी भी माध्य का क्वेश्चन आएगा, प्रत्यक्ष विधि को लगाना ही मत, बहुत लंबे चक्कर में पड़ जाओगे, ठीक है। कल्पित माध्य विधि लगा देना या पग विचलन लगा देना, ठीक है। 12 को माइनस के 40 से गुणा किया, माइनस का 480 आया। 14 को 20 से गुणा किया तो 14 दूनी 28 होता है, माइनस का 280 आया। और 8 को 0 से गुणा किया 0, 6 को 2 से गुणा किया 120, और 10 को 40 से गुणा किया तो 400, ठीक है। अब फिर वही चीज हमें नहीं चाहिए ये, हमें तो इनका जोड़ चाहिए। जोड़ चाहिए तो बनाओ नीचे कॉलम, जोड़ चाहिए तो जोड़ के लिए बनाओ डब्बा। तो यहाँ पे डब्बा बना देते हैं और इनका जोड़ कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो जोड़ करना है वो थोड़ा अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस वाली चीजें हैं, तो इसको थोड़े अलग से ही करना पड़ेगा। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर जोड़, और ये तो पता ही कितना, कितने के बराबर आएगा बताओ, क्वेश्चन में दे रखा है, कितने के बराबर आएगा, जल्दी बोलो। 50 कितने श्रमिक हैं? 50 के बराबर ठीक है। और इसको हल करना है, तो इसको हल करना कोने में। मैं यही एडवाइस देती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट हल मत करना, इसको हल करना कोने में ही। सबसे पहले है माइनस का 480 और माइनस का ही 280। हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको जोड़ना है। 0 का 0, 8 8 16, 4 5 6 7 आया 760। 760 कैसा होगा, प्लस का या माइनस का, बताओ। मैम प्लस माइनस का, क्योंकि 480 बड़ा है ना, 480 बड़ा है, जिसके पास माइनस का निशान, तो उत्तर में भी माइनस ही तो आएगा। फिर 0 को तो करना कुछ नहीं है। अब 120 को इसमें क्या करना है, जोड़ना है। कैसे पता चला, क्योंकि 120 के पास जमा का निशान है, तो मैंने जमा लगा दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे। 0 का 0, 6 में 2 गए 4, 7 में 1 गया 6। 640 कैसा होगा, प्लस का या माइनस का? माइनस का। प्लस का। माइनस का, क्योंकि 760 बड़ा है, माइनस का निशान, तो इसके पास भी माइनस आएगा। 400 कैसा है, जमा का या माइनस का? 400 कैसा है, जमा का। जमा का, तो लिख दो यहाँ पे जमा का 400। सॉल्व करो जरा इसको, माइनस करेंगे यहाँ पे भी। 0 का 0, 4 का 4, 6 में से 4 गए 2।
कितना आया, माइनस का 240। कितना आया, माइनस का 240। क्या है ये, तो ये है समीशन ऑफ एफ आई डी आई। ठीक है, ये है समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व। वैसे क्लास का टाइम होने वाला है, लेकिन इसका सोल्यूशन देख के जाओ, अगली क्लास में इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे, नया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ए रहेगा ऐसे का ऐसा, जी नहीं, ए का मान हमें पता है, ए कितना है, ए है 550, तो यहाँ पे 550 लिख दिया, जमा का निशान। समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 240 है, इसलिए ब्रैकेट लगाया, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ जब आते हैं तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। ठीक है, माइनस का 240। समीशन ऑफ एफ आई कितना है, फटाफट बताओ, समीशन ऑफ एफ आई यस मैम। क्या, 50। 50। 550 को ऐसे का ऐसा रखेंगे और इनको आपस में हल करेंगे, इनको आपस में भाग करो। 0 से 0 कट गया और 24 को 5 से भाग कर दो, भाग करेंगे तो 5 चौके 20 होता है, 20 लिख दिया, माइनस का निशान, 4 आ गया। अभी भी भाग हो सकता है, किसकी मदद लूं कि मेरा भाग हो जाए, मैम 0 पॉइंट की, 0 की मदद लेने से पहले क्या लगाना पड़ता है, पॉइंट, दशमलव। बिल्कुल, तो यहाँ पे डेसिमल लगाओ, यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ भी दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिया तो नीचे भी 0 लिखेंगे, और ये आ गया 5 8 40। कैसा होगा ये, 4.8 आया, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, लिख दिया मैंने माइनस। खुद ही, चलो रहने दो, माइनस का लिख होना दिया मैंने। माइनस का चलो, मैम। अब ये देखो, प्लस माइनस दो चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमें हमारे पास आ जाएगा 550 माइनस का 4.8। अब हमने इनको करना है माइनस। इनको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पता है, हम देख पा रहे हैं कि 550 के पास दशमलव नहीं है। जिसके पास दशमलव नहीं होता उस संख्या को लिखो पूरा का पूरा और अपनी मर्जी का पकड़ा दो दशमलव और लगा दो 0, जितनी चाहिए उतनी 0। ठीक है, तो मुझे एक ही चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे 4.8 था। बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म है, ये लिख दिया मैंने 550.0, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, तो यहाँ लिख दूंगी 4.8 और इसको कर दो माइनस। 0 में से 8 माइनस हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पर इसने इससे हसल मांगी, इसने कहा मेरे पास खुद कुछ नहीं, मैं तुझे क्या दूं, तो इसने इससे हसल मांगी, है ना, तो 5 ने खुद को काट दिया, 4 रह गए, 1 इसको दे दिया, 10 बन गया। 10 ने खुद को काट दिया, 9 बच गए, 10 बन गया। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गए 5, 4 का 4, 5 का 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 545.2 क्या है, तो इस क्वेश्चन का ये माध्य है। ठीक है, अब जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, बिल्कुल। फॉर्मूला नहीं दिखेगा, शायद फॉर्मूला दिखा तो फिर आंसर नहीं दिखेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगली क्लास में हम करेंगे पग विचलन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उस विधि को और बहुलक और माध्यक भी सीखेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को इतने रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है किसी के मन में तो पूछो, लेकिन अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, मतलब कि कल। ठीक है, कल भी क्लास है तो सभी ने आना है।